डीएनए मित्रों, पेपर लीक बड़ी समस्या है। ये छात्र भी कह रहे हैं, आंदोलनकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। यही बात विपक्ष भी कह रहा है, सेलिब्रिटीज भी कह रहे हैं और सरकार भी मान रही है। प्रधानमंत्री ने आज पेपर लीक के खिलाफ अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यानी समस्या और समाधान दोनों को लेकर सर्वसम्मति है, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि यह टकराव दूर कैसे होगा। सबको इस सवाल का हल मिलजुल कर निकालना होगा कि आंदोलन कैसे खत्म होगा। छात्रों के नाम पर नकाबपोशों की हिंसा कैसे रुकेगी, कैसे प्रदर्शनकारी छात्र, पुलिसकर्मी और आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन समाधान के बजाय दिमाग इस बात पर ज्यादा लगाया जा रहा है कि आंदोलन को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आम लोगों की परेशानी और बढ़ाई जाए। आज आपको जानना चाहिए कैसे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिशें तेज हो गई। लेकिन पहले आपको आंदोलन से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबर और तस्वीरें देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेता आज छात्रों के मुद्दे पर दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद वहां रहने के बाद ही वो वापस लौट गए। संसद में आज लगातार चौथे दिन भी काम नहीं हो पाया। संसद के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची और छात्रों को अपना समर्थन दिया। जंतर मंतर के नजदीक कैनॉट प्लेस में आज एमडीएमसी की सलाह पर दुकानें और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे बंद कर दिए गए। इस तरह आज का दिन भी पूरी तरह एक्शन और रिएक्शन से भरा रहा। मित्रों, पेपर लीक के मामले में हंगामे से पहले आपको आज प्रधानमंत्री की तरफ से की गई पहल के बारे में जानना चाहिए। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से क्या होगा, पेपर लीक के केस के लिए कहां-कहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा में 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला है कठोर दंड, यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह या दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाना। दूसरा है त्वरित निस्तारण, यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द कोर्ट का फैसला सुनिश्चित करना, यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द फैसला आएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से कैसे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ये जानने से पहले आपको विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने साफ किया, वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी कल की 3 मांगों को दोहराया। बीजेपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को छात्र हित में उठाया बड़ा कदम बताया, तो विपक्ष और आंदोलनकारी कह रहे हैं सरकार को उनकी शर्तें माननी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो और सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पे तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। विपक्ष जहां अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पीएम की घोषणा के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान करते ही कानून मंत्रालय की तरफ से
4 राज्यों में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, कोलकाता और जबलपुर में एफआईआर दर्ज हैं। यही वजह है कि इन शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी की जा रही है। डीएनए मित्रों, यहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में करोड़ों मामले लंबित हैं। इससे आम लोगों को सालों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि गंभीर मामलों में जल्द इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। 11वें वित्त आयोग ने साल 2000 में लंबित मामलों को देखते हुए इनकी सिफारिश की थी। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2001 में हैदराबाद से हुई थी। दिसंबर 2025 तक देश में 879 नियमित फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होती है। साथ ही सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले और जघन्य अपराधों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होती है। इसके अलावा कुछ बड़े मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जाती है। अब इसमें पेपर लीक भी जुड़ जाएगा। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी न्याय कैसे मिलेगा और अपराधियों को कड़ी सजा कैसे मिलेगी। इसकी वजह यह है कि सामान्य कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होती है। सामान्य अदालतों में जहां किसी मामले का फैसला आने में आमतौर पर 5 से 7 साल लगते हैं, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने से 1.5 साल में निपटारा हो जाता है। नियमित ट्रायल कोर्ट में हर महीने औसतन 3 केस का निपटारा होता है। वहीं एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हर महीने औसतन 9 केस का निपटारा होता है, जबकि यानी सामान्य अदालतों की तुलना में केस के निपटारे की दर फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग 3 गुना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले के निपटारे की दर लगभग 96% है, यानी साल में 100 केस आते हैं तो उनमें से 96 का निपटारा हो जाता है। अब कड़ी सजा कैसे होगी ये भी जानना चाहिए। पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह कानून देश की लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है। इनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस यानी बैंकिंग भर्ती शामिल है। साथ ही एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर भी यह प्रभावी है। इस कानून के तहत 10 साल तक कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह केंद्र सरकार जल्द से जल्द न्याय और सख्त सजा की दिशा में आगे बढ़ रही है और नीट केस इसकी पहली परीक्षा है। जहां जहां भी कोर्ट केसेस होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आज सुनवाई हुई फिर 15 दिन बाद की डेट पड़ गई या 1 महीने की डेट पड़ गई। डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगी, जल्दी फैसले होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा। डीएनए मित्रों, फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद भी कांग्रेस का विरोध थमा नहीं है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया। इस बार कांग्रेस के नेता गांधी स्मृति पहुंचे। नई दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति वो जगह है जहां गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। यहीं उनकी हत्या हुई थी। पहले इसे बिरला हाउस कहा जाता था। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के नेता यहां पर पहुंचे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। कुछ देर वहां रहने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने लौटना शुरू कर दिया। इससे पहले आज शाम राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सांसद बस से गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। पुलिस ने उनके आवास के पास बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन कुछ देर के बाद रास्ता खोल दिया गया। राहुल गांधी पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। इसके बाद वो गांधी स्मृति पहुंचे। हालांकि वो जंतर मंतर नहीं पहुंचे, जहां सीजेपी का आंदोलन चल रहा है, बल्कि उसकी जगह उन्होंने प्रदर्शन की नई जगह चुनी। कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से गांधी स्मृति में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। डीएनए मित्रों, छात्रों के मुद्दे पर हंगामा संसद में भी जारी है। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है।
जो अन्य दिनों की तरह हंगामे की भीड़ चढ़ गया। आज भी संसद भवन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने संसद के मकर द्वार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर एक साथ प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नीट पेपर लीक विवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं एनडीए सांसद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से विपक्ष के इनकार और कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पोस्टर छीनने और झपटने की नौबत भी आ गई। इसके बाद संसद की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने बीच में मानव श्रृंखला बनाकर दोनों समूहों को अलग किया। आमने सामने की इस स्थिति के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी नेताओं के बीच नारेबाजी भी हुई। संसद के भीतर भी दोनों पक्षों का यह टकराव दिखा। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। बार बार हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। संसद की कार्यवाही का 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। एक दिन में औसतन 9 करोड़ का खर्च है और 4 दिनों से संसद में काम नहीं हो रहा। जो मौजूदा स्थिति है उससे साफ है कि आगे भी कोई काम नहीं होगा। संसद में चर्चा तो छोड़ दीजिए, दोनों पक्ष सामान्य संवाद के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे। इस मुद्दे पर कैसे गतिरोध दूर हो उसका प्रयास हो रहा है, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता। सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि छात्रों का मुद्दा पीछे छूट गया है और इस राजनीति में छात्र पीछे हो गए। कांग्रेस और बीजेपी आगे आ गए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, एक तरफ संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद टूटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लड़ाई चल रही है। आज एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोरदार भिड़ंत हुई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की। इसके जवाब में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर अंडे और टमाटर फेंके गए। थोड़ी ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प और पत्थरबाजी के बीच न्यूज कवरेज कर रहे जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा जिससे उन्हें काफी चोटें आई। बेकाबू होती भीड़ को तितर-बितर करने और हालात को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल भी देश के कई शहरों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी। इस तरह संवाद की जगह विवाद बढ़ रहा है। उधर बिहार के जहानाबाद में छात्रों के आंदोलन में पत्थरबाजी हुई। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। डीएम आवास पर पथराव का आरोप है। इसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। संवाद सिर्फ पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं टूटा है, बल्कि सरकार और सीजेपी के बीच भी टूट गया है। आज सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को 4 बार बातचीत का ऑफर दिया जा चुका है। हालांकि इसके बाद भी बातचीत नहीं हुई है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। उधर सीजेपी ने आज फिर दोहराया है कि वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। बातचीत करनी है तो जंतर मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। यानी बातचीत का विषय तो छोड़िए, बातचीत की जगह भी तय नहीं हो पा रही।
सरकार से बढ़ते टकराव के बीच सीजेपी ने कल देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। डीएनए मित्रों, पेपर लीक की समस्या के स्थायी समाधान के बदले जिस तरह इस पर सियासत हो रही है, इससे अवसरवादी शक्तियों को साजिश का मौका भी मिल रहा है। ये अवसरवादी नकाब पहनकर पुलिस और पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को भटका रहे हैं। मित्रों, हर कोई चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो, छात्र आंदोलन में हिंसा ना हो। फिर वो कौन है जो व्यवस्था को बंधक बनाकर हिंसक तांडव की साजिश रच रहे हैं? अब वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर सड़क पर उतरे हैं, उसके नेताओं के खिलाफ भी शाब्दिक हिंसा करने लगे हैं। सवाल यह कि शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा की साजिश करने वाले ये तत्व कौन है? इन अराजक तत्वों के पीछे की अदृश्य शक्तियां कौन हैं? कौन है जो नहीं चाहता कि पेपर लीक की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो? इन सवालों के साथ अब हम छात्र आंदोलन को भटकाने की साजिश करने वाले नकाबपोशों का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मानना था कि एक वास्तविक और शांतिपूर्ण आंदोलन को तब सबसे बड़ा खतरा होता है जब भीड़ की मानसिकता का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व अपनी व्यक्तिगत नफरत को जायज ठहराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। छात्रों के अधिकारों के लिए जारी आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को क्या कुछ उपद्रवियों ने हैक करने की कोशिश की है, साजिश की है? क्या इस आंदोलन की दिशा भटकाने का षड्यंत्र हो रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेरी बाईं तरफ आप एक तस्वीर देख रहे हैं जो अब से करीब 24 घंटे पहले की है। कैनॉट प्लेस में टॉलस्टॉय मार्ग के पास हुए हंगामे का ये वीडियो है। कुछ उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस के जवानों पर पत्थरों और कांच की बोतलों से हमला किया जा रहा है। लाठी डंडे से पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस भीड़ में कई उपद्रवी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान और अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क या नकाब पहन रखा है। क्या सचमुच में ये छात्र हैं? क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों के सहयोगी हैं? क्या ये सच में छात्रों के अधिकारों के लिए जारी लड़ाई लड़ने आए हैं? मित्रों, मैं आपको न्यूज वॉल पर एक बार फिर इन नकाबपोश उपद्रवियों की तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, जब कैनॉट प्लेस में ये उपद्रव कर रहे थे तो कैसे इनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 चेहरे हम आपको दिखा रहे निकाल करके। बहुत सारे छात्र हैं जो पेपर लीक के मामले में खुल करके सामने आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो ये जो नकाब पहनकर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्यों उन बच्चों की आवाज को ये दबाना चाह रहे हैं? क्यों उनके आंदोलन की दिशा को ये भटकाना चाह रहे हैं? सोचिए, जो आंदोलन लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जो आंदोलन सिस्टम तोड़ने वालों के खिलाफ चल रहा था, जो आंदोलन परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए है, उस आंदोलन में कानून तोड़ने वाले नकाब चढ़ाए मुंह ढके लोग क्या कर रहे हैं? जिस आंदोलन ने अनशन जैसे अहिंसक और उच्च नैतिक विरोध को अपनी आवाज उठाने का माध्यम बनाया, क्या उस आंदोलन में ऐसे हिंसक उपद्रवी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते। सोचिए, अगर ये छात्र होते, आंदोलनकारी होते, तो क्या अपना चेहरा छिपाते? बिल्कुल भी नहीं छिपाते। फिर ये कौन है? ये जंतर मंतर पर क्या कर रहे थे? मित्रों, इन सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस उपद्रव में एसीपी विवेक भगत समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वो घायल पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों के भेष में आए नकाबपोश उपद्रवियों ने उन पर हमला किया। इनमें एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, मास्क पहना हुआ था, हाथ में डंडे थे, पत्थर, उनके हाथ में जो भी नुकीली चीज़ थी उसे वो मारना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे चोट आई है सर में, इधर साइड में, हाथों में, पैरों में, कमर में, मतलब उन्होंने पूरी बॉडी पे, मतलब उन्होंने सब ने हमला एक साथ कर दिया। पीछे से कोई स्टूडेंट था, कोई था कि भागो भागो भागो, तो मैं भाग रहा हूँ, फिर मुझे गिरा रहे हैं नीचे, मैं भाग रहा हूँ। हाँ, वो जान से मारते थे पक्का। कुछ ने छुपा भी रखे थे और उनके हाथों में पहले से भी डंडे थे और उन्होंने हमारे स्टाफ से और हमसे भी डंडे छीन लिए थे, तो उन्होंने उन्हीं से मारा था। और उनके अलावा उन्होंने जो पत्थर इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने उनसे भी मारा था। अचानक से भीड़ आई और कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने दबोच लिया और इतना मारा कि बहुत ज़्यादा मारा। पत्थर थे और लाठी डंडे भी थे, चाकू भी ले रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, इन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। उसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे,
इवन नुकीली ईंटें भी थी। सुना आपने, घायल इंस्पेक्टर नंदकिशोर कह रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया वो छात्र नहीं थे। छात्रों ने चिल्लाकर भागने के लिए कहा, अगर ये छात्र नहीं थे तो कौन थे? सोचिए, क्या कोई छात्र ईंट पत्थर नुकीला हथियार लेकर आंदोलन करने जाएगा? नहीं जाएगा। क्या कोई छात्र आंदोलन स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों को निशाना बनाएगा? नहीं बनाएगा। फिर ये कौन लोग हैं जो वर्दी देखकर पुलिस वालों को पहचान कर उन पर हमला कर रहे थे, उन्हें नुकीले हथियारों से निशाना बना रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन को हैक कर उसे हिंसक बनाने की साजिश रच रहे थे? मित्रों, इस हिंसक उपद्रवियों की साजिश को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको आज शाम जंतर मंतर के पास हुए हंगामे की तस्वीरें दिखा देते हैं। शाम 6:45 के करीब जंतर मंतर से लेकर कैनॉट प्लेस तक भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। कल हुए हिंसक उपद्रव के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुस्तैद थी। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी नहीं हो, इसलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हंगामा कर रहे लोगों को जंतर मंतर से दूर किया गया। उपद्रव की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया। मित्रों, रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। प्रेम और अहिंसा की स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए जंतर मंतर पर बैठे छात्र अहिंसक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन का चेहरा बने सोनम वांगचुक तो 26 दिन से अनशन कर रहे हैं। वो अस्पताल में हैं, लेकिन उनका अनशन जारी है। सोचिए, 26 दिन अनशन करने के लिए कितना बड़ा आत्मबल और नैतिक साहस चाहिए। क्या सोनम वांगचुक ऐसे उपद्रवियों का समर्थन करते? बिल्कुल भी नहीं करते। क्या ऐसे उपद्रवी सोनम वांगचुक के वैचारिक समर्थक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्या सोनम वांगचुक इन हिंसक उपद्रवियों को अपने आंदोलन में जगह देते? बिल्कुल नहीं देते। फिर ये हिंसक उपद्रवी कैसे जंतर मंतर पहुंच गए? ये कौन है जो हाथ में पत्थर उठाते हैं तो पहले सुनिश्चित करते हैं कि कोई इन्हें पहचाने नहीं। अपनी पहचान छिपाने को लेकर ये बेहद सजग रहते हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे किसी छात्र ने तो आज तक अपना चेहरा नहीं छिपाया। समझिए, ये नकाबपोश हिंसक अवसरवादी हैं। ये परीक्षा के सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के पवित्र और बड़े उद्देश्य से शुरू किए गए आंदोलन को भटकाने की साजिश रच रहे हैं, इसे कमजोर कर रहे हैं। आंदोलन के नाम पर हिंसक मनमानी कर रहे हैं। इनकी हिंसक मनमानी और दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, उसी पार्टी के नेताओं पर ये अवसरवादी शाब्दिक हमले कर रहे हैं, उन्हें शाब्दिक हमले से घायल कर रहे हैं। सोचिए, आशुतोष रांका और सौरभ दास बातचीत के लिए जेपी नड्डा से मिलने गए थे। इस पर भी शाब्दिक हिंसा करने वाले अवसरवादियों को आपत्ति है। ये छात्र आंदोलन को अपनी लाठी से अपनी मनमर्जी वाली दिशा में हाँकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बातचीत ना हो, परीक्षा व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए किसी एक्शन प्लान पर सहमति नहीं बने। ये आंदोलन के नाम पर उपद्रव करना चाहते हैं, अपना सिलेक्टिव एजेंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए सीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को भड़काओ मत, उन्हें उकसाओ मत। जो जंतर मंतर पर आशुतोष रांका पर शाब्दिक हमला कर रहे थे और जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे, ये सभी एक वैचारिक सूत्र से बंधे हुए हैं। इन्हें छात्रों के भविष्य की फिक्र नहीं है। इन्हें सोनम वांगचुक के उच्च नैतिक मूल्यों में भरोसा नहीं है। ये अपने सेलेक्टिव एजेंडे के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन को उपद्रव में बदलना चाहते हैं। ये चंद अवसरवादी चाहते हैं कि छात्र आंदोलन हिंसक हो जाए। ये एक तरफ जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए भड़काते हैं, दूसरी तरफ पुलिस पर पथराव कर पुलिस को एक्शन के लिए उकसाते हैं। ये सिर्फ पुलिस पर ही हमला नहीं करते, मीडिया को भी निशाना बनाते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक ये पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंसक उपद्रवी नहीं चाहते कि जिम्मेदार मीडिया छात्र आंदोलन की सही सच्ची तस्वीर देश को दिखाए। ये नहीं चाहते कि छात्रों की बात सिस्टम तक पहुंचे। ये मीडिया पर हमला कर छात्र आंदोलन की छवि दागदार करना चाहते हैं, छात्रों को खलनायक बनाना चाहते हैं। सोचिए, अगर इन नकाबपोश उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन में पुलिस ने संयम नहीं बरता होता तो क्या होगा? घायल पत्थरबाज कहते, हम मासूम आंदोलनकारियों को बर्बरता से पीटा गया। ये पुलिस एक्शन की तस्वीरें दिखाकर दूसरे लोगों को हिंसा के लिए उकसाते। इन्होंने साजिश का एक पैटर्न बना लिया है। अचानक से पुलिस को निशाना बनाओ, पूरी भीड़ को हिंसा के लिए उकसाओ और अगर पुलिस कार्रवाई करे तो सिस्टम पर सवाल उठाओ। पुलिस एक्शन की तस्वीरें दिखाकर दूसरे लोगों को हिंसा के लिए भड़काओ। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट कामू ने कहा है कि क्रांति और आंदोलन का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है, ना कि तबाही। जब आंदोलन में हिंसा की साजिश प्रवेश करती है तो वो आंदोलन खुद एक तानाशाही बन जाता है। नकाबपोश उपद्रवी छात्र आंदोलन को हिंसक तानाशाही के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
ये छात्रों के हितैषी नहीं है, ये परजीवी हैं, ये वो पैरासाइट हैं जो छात्रों के आंदोलन को अपने सेलेक्टिव एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अवसरवादी अपने सेलेक्टिव एजेंडे के लिए सिस्टम का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन इनके समर्थन का आधार बहुत संकुचित है, इनका दायरा बहुत छोटा है, ये अपने बलबूते पर कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हिंसक अवसरवादी छात्रों के आंदोलन को हैक कर उसकी दिशा भटकाने की साजिश रच रहे हैं। ये छात्रों के आंदोलन को मिल रहे समर्थन को अपने सेलेक्टिव एजेंडे के पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। मित्रों, इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को, सरकार को, मीडिया को, हर सजग आदमी को इन हिंसक अवसरवादियों से सतर्क रहना होगा। जो छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि उनके बीच कोई उपद्रवी घुसपैठ नहीं करे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में हिंसक सेलेक्टिव एजेंडाधारी प्रवेश नहीं करें। सरकारी एजेंसीज को शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश करने वालों को पहचानना होगा। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह बताना होगा कि छात्रों और उपद्रवियों में अंतर है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन की आत्मा नैतिक शक्ति में है। हिंसा की साजिश इस आत्मा को भीतर से मार देती है। डीएनए मित्रों, नकाब पहनकर अपनी पहचान छिपाकर पुलिस पर पथराव छात्र आंदोलन की आत्मा की हत्या की साजिश है। ऐसा करने वाले हिंसक अवसरवादियों की पहचान सामने लानी होगी, तभी ये उपद्रवी अपने मकसद में नाकाम होंगे। ये सेलेक्टिव एजेंडे वाले अवसरवादी बेनकाब होंगे। छात्र आंदोलन को हैक करने की इनकी साजिश नाकाम होगी। जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो उसमें अवसरवादी तत्व भी शामिल हो जाते हैं और अपने एजेंडे के हिसाब से नैरेटिव गढ़ने लगते हैं। ऐसे तत्व देश के भीतर भी हो सकते हैं और देश के बाहर भी। डिजिटल युग में आंदोलन की आड़ में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या नैरेटिव की लड़ाई बनाना आसान होता है और यही आसान काम कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में सरहद पार बैठे देश के दुश्मन भी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की डिजिटल फोर्स दिल्ली के छात्रों के आंदोलन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। मित्रों, पाकिस्तान से जुड़े करीब 400 सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत विरोधी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हैं। एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़काऊ बातें लिख रहे हैं, आंदोलन में जो छात्र शामिल हैं उन्हें और ज्यादा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। मित्रों, विद्वानों का कहना है कि आधुनिक समय में शत्रु को हमला करने के लिए हमेशा सेना भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो सोशल मीडिया या प्रचार तंत्र के माध्यम से किसी देश के नागरिकों के दिमाग में अविश्वास और अराजकता का बीज बो दे तो उसका काम आसान हो जाता है। दिल्ली के छात्र आंदोलन में शामिल कुछ अराजक तत्व जाने अनजाने में पाकिस्तान के इसी मकसद को पूरा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बनाकर न सिर्फ छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को भटका रहे हैं, बल्कि अराजकता और अस्थिरता भी फैला रहे हैं। ऐसे अराजक और अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान जो भी व्यक्ति दंगा या हिंसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उसका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस की रणनीति स्पष्ट होती दिख रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ होगी जो हिंसा, दंगा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। मित्रों, 20 जुलाई को दिल्ली में जिस तरह हिंसा हुई थी, उस दिन जिन्होंने भी छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाया था, उनकी पहचान के लिए पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सर्विलांस सिस्टम और नई दिल्ली जिले में लगे सीसीटीवी कैमरास के बड़े नेटवर्क से मिली फुटेज का विश्लेषण कर रही है। उन लोगों की पहचान की जा रही है जो पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले में शामिल थे। पुलिस डेटाबेस का इस्तेमाल करके उनके आपराधिक रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मित्रों, दिल्ली में जब छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भटकाकर हिंसा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है, तब पटना में पुलिस ने व्यवस्था को बंधक बनाने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पटना पुलिस ने 120 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये उन्हीं उपद्रवियों में से हैं जिन्होंने जी न्यूज की टीम पर हमला किया था। पुलिस का दावा है कि इन्हीं लोगों ने पुलिस और पत्रकारों से हिंसा की थी, विधायकों की गाड़ियों पर हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। छात्रों के नाम पर हिंसा करने वाले ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ पटना पुलिस सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है।
मित्रों, पटना, रांची और दिल्ली हर जगह छात्रों के बीच अवसरवादी तत्व शामिल हो रहे हैं, जिनका मकसद छात्रों को अधिकार दिलाना नहीं बल्कि हिंसा करना है, अराजकता फैलाना है। इसीलिए पुलिस सख्त है, क्योंकि ये उपद्रवी सिर्फ छात्रों और छात्र आंदोलन का ही नुकसान नहीं कर रहे बल्कि देश को आर्थिक चोट भी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके कैनॉट प्लेस में आज शाम लॉकडाउन की स्थिति बन गई। प्रशासन की सलाह पर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कैनॉट प्लेस की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया। शाम 6:30 बजे के बाद यहां की सभी दुकानें, सभी रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्थिति से कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह कैनॉट प्लेस पर सन्नाटा पसरा हुआ। जो हालत है, और कल रात को 12 बजे करीब भी या टोलस्टॉय मार्ग पे भी काफ़ी, रात को 12 बजे इतने लेट भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, उधर भी काफ़ी झड़प हो गई थी। और वो भी एक थोड़ा डर है कि भाई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। को आज जो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल काफ़ी आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर वो उसको वहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और सारी सड़कें बंद कर दी हैं तो घूम फिर के लोग कैनॉट प्लेस आ जाते हैं। तो विद द रिजल्ट सेफ्टी बरतनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये आदेश दिया गया है कि सीपी के आसपास की दुकानों को 6:30 बजे तक बंद कर दिया जाए। क्या वजह है और ये कब आदेश आया, एक बार बात करेंगे। सर, क्या आप लोग को बताया गया है? हम लोग को बताया गया है कि आज शाम 6 बजे तक की दुकान बंद करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, आप खोलोगे तो प्रॉब्लम होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, क्या प्रॉब्लम, क्या बताएगी, क्या प्रॉब्लम? प्रोटेस्ट में अगर दंगा होगा तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये पुलिस ने बताया है? पुलिस ने, एनडीएमसी वालों को सारी सौंप है, तो उन्होंने बताया, पुलिस ने भी बताया, दोनों सबने सर्कुलर आया था हम लोगों के बंद करने के लिए, इसलिए बंद कर रहे हैं हम लोग। तो ये आज से शुरू हुआ है या पहले से? आज से हुआ, लेकिन डेली 7-8 बजे बंद कर रहे हैं हम। डेली 7-8 बजे मतलब कस्टमर एंट्री बंद कर दे रहे हैं हम लोग। जो परिस्थिति आसपास बनी हुई है, जंतर मंतर पे चलते हुए जो प्रदर्शन चल रहा है, उस संबंध में जो परिस्थिति बनी हुई है, उसको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी संबंध में लेकर के सावधानी बरतने के उद्देश्य से किसी प्रकार की अराजकता का सामना यहाँ के दुकानदारों को ना करना पड़े, इस संबंध में ये जो है वो उनसे आग्रह किया गया है। ये भी जो शॉप है, ये आधा शटर आपको दिखेगा इसका गिर चुका है। अब थोड़ी देर बाद इस शटर को भी ये लोग गिरा देंगे। और पूरे सीपी में इसी तरीके से एनडीएमसी ने या पुलिस ने लोगों को ये एहतियातन बताया है कि 6:30 बजे का वक्त है और तब तक आप अपनी दुकानें बंद कर लीजिए, और नहीं तो अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो देखा आपने, छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बनाने वाले किस स्तर पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस इनके खिलाफ अब सख्ती कर रही है। कैनॉट प्लेस में मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं। जंतर मंतर के आसपास के 17 मेट्रो स्टेशन अब तक बंद किए जा चुके हैं। इन 17 मेट्रो स्टेशन में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है, जिसे कल सुबह 7:30 बजे बंद कर दिया गया था और आज शाम 7 बजे खोला गया। आज फिर से सुबह से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। मेट्रो स्टेशन का गेट बंद होने का मामला आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच के सामने उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बेंच से आग्रह किया कि कम से कम वकीलों जिनके मुकदमों की सुनवाई होनी है और कोर्ट स्टाफ को इस स्टेशन के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का वैध एंट्री कार्ड है, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैंने सुबह ही प्रशासन को सूचना दे दी है, उन्हें अधिकारियों से बात करनी है, वो भी इसे एक समाधान के तौर पर देख रहे हैं। लंच टाइम तक अगर कोई समाधान निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद मेरे दखल देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दखल दूंगा। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें वकीलों के गैर हाजिर रहने पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करने को कहा गया है। हालांकि लंच के बाद इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। कल दिल्ली हाईकोर्ट में 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शनों और संसद चलो मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से कराई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस तथाकथित छात्र आंदोलन के पीछे बड़ा राजनीतिक प्रभाव है और इसमें विदेशी फंडिंग से चलने वाले संगठनों की संलिप्तता हो सकती है। मित्रों, आंदोलन के बीच कल रात से अभिनेता सलमान खान की भी चर्चा हो रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी छात्रों से 24 घंटे के अंदर 2 बार अपने मन की बात कही। सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट के बाद छात्रों से जंतर मंतर छोड़कर वापस घर लौटने की अपील की है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कहा, छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो या उनकी सुरक्षा, इसलिए उन्हें खुद भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने माता पिता को चिंतित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने इस मामले पर पोस्ट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए छात्रों से मेरी अपील है
कि वो अपने माता पिता के पास और अपने घर लौट जाएं। यानी सलमान खान चाहते हैं ये आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए। सलमान खान ने आज 26 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से भी अपना अनशन तोड़ने की अपील की। सलमान खान ने सोनम वांगचुक को एक ऑफर भी दिया है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, सोनम अब आप बात पूरी हो चुकी है, दोस्त हैं, इसे और मत बढ़ाओ। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो उसी जज्बे को फिर दिखाना। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लगती है। अब कुछ खा लो, अगर चाहो तो मैं अपने घर से तुम्हारे लिए खाना भी भेज दूंगा। यानी सलमान खान सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने को मनाने के लिए अपने घर से खाना भेजने को तैयार है। सलमान खान ने एक दिन पहले भी छात्रों के आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया था और बाद में इसके हिंसक होने पर दुख भी जाहिर किया था। डीएनए मित्रों, अब हम अनंतनाग हमले के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ब्लास्ट का विश्लेषण करेंगे, जिससे आतंकवादियों के हमदर्दों और मददगारों में खलबली मच गई है। जो आतंकी कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे थे, प्रशासन ने उनके मकानों को फिर से उड़ाने की कार्रवाई तेज कर दी है। अनंतनाग जिले में प्रशासन ने आज लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर आईईडी से उड़ा दिए। आज आपको जानना चाहिए कश्मीर में आतंकवादियों के मददगारों पर एक्शन में कितनी तेजी आई है। जिन आतंकवादियों के मकानों को धमाके से उड़ाया गया वो कितने खतरनाक आतंकवादी हैं। आज कश्मीर में जिन आतंकवादियों के मकान जमींदोज हुए उनमें बिजबिहाड़ा के गुरी गांव का रहने वाला आतंकी आदिल ठोकर बड़ा नाम है। इसके अलावा हसनपोरा के आतंकी हारून रशीद गनाई के घर को भी पुलिस ने गिरा दिया। आज आपको इन आतंकवादियों के घर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इस वक्त हम अनंतनाग जिले के हसनापुर गांव में है और यहाँ पीछे जो आप मकान जो ढहाया गया है वो देख रहे हैं, डिब्रीज जो है, ये बताया जा रहा है कि हारून रशीद गनाई जो लश्कर का एक्टिव टेररिस्ट बताया जा रहा है अथॉरिटीज़ के मुताबिक, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस की लिस्ट में लिस्टेड है, वांटेड है। और बिजबिहाड़ा के ही आदिल ठोकर, उसका मकान भी गिरा दिया गया है। और आदिल के बारे में अगर बात करें तो जब पहलगाम हमला 2025 में हुआ था उसमें भी उसके हमले के बाद जो है उसका मकान गिरा दिया गया था। करीबन 3:16 के करीब जो है एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इस पूरे 2 मंजिला मकान को ढह दिया गया है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मकान जो है गिरा दिया गया है। कुछ बिलोंगिंग्स यहाँ पर अभी भी अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ यहाँ से निकाल दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो हारून है उसके केवल पिता यहाँ पर रहते थे अकेले, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद इस मकान को जो है एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। आज आपको लश्कर-ए-तैयबा के उन आतंकवादियों के बारे में भी जानना चाहिए जिनके मकान को प्रशासन ने विस्फोट करके उड़ा दिया। इनमें से एक हारून रशीद गनाई हसनपोरा का रहने वाला है। ये 2018 में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ा। पहले इसने लश्कर के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया। इसके बाद 2021 में ये सक्रिय आतंकवादी बन गया। फिलहाल ये साउथ कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के काम में लगा हुआ है। हारून रशीद गनाई स्थानीय युवाओं को आतंकी बनाने के काम में भी एक्सपर्ट है। मार्च 2025 में भी अनंतनाग पुलिस ने उसके घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। 23 जुलाई 2026 यानी आज लाल चौक हमले के बाद दोबारा उसके घर को प्रशासन ने उड़ा दिया। हारून रशीद गनाई के अलावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक और कमांडर आदिल ठोकर के घर को भी आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। आदिल ठोकर का नाम इससे पहले 2025 में हुए पहलगाम टेरर अटैक में सामने आया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ठोकर पहलगाम अटैक में मुख्य गाइड और लोकल हैंडलर था। आदिल ठोकर भी 2018 में रेडिकलाइज होना शुरू हुआ। ठोकर को अक्सर आतंकवादियों के जनाजों में देखा जाता था। 2018 में परीक्षा देने के बहाने ये आतंकी घर से बडगाम जाने को निकला, लेकिन वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेकर अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान चला गया। ठोकर ने पाकिस्तान जाकर लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली और 2024 में नियंत्रण रेखा पार करके वापस कश्मीर में घुसपैठ की। फिलहाल आदिल साउथ कश्मीर और जम्मू के डोडा किश्तवाड़ में सक्रिय बताया जा रहा है। पुलवामा अटैक में नाम आने के बाद 25 अप्रैल 2025 की रात को इसका घर उड़ा दिया गया था। उसके बाद ठोकर का परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन बीती रात एक धमाके के बाद आदिल का दूसरा घर भी जमींदोज कर दिया गया। मित्रों, अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बल आतंकवादियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए आतंकवादियों के घर पर एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अब तक आतंकवादियों की मदद करने वाले 2800 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है, जिनसे हमला करने वाले आतंकियों का सुराग हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं।
आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई ये संदेश देती है कि सक्रिय आतंकवादियों को पनाह देने या उनसे जुड़े रहने का सीधा असर परिवार की संपत्तियों पर पड़ सकता है। सुरक्षा बल आतंकवादियों पर दबाव बना रहे, लेकिन सियासी दल आतंकवादियों पर हुए एक्शन से खुश नहीं दिखाई दे रहे। आज आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। आज भी लोग नाराज हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराजगी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। मित्रों, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत से उपजी नाराजगी उसकी हत्या के जिम्मेदारों की तलाश के लिए हो रही गिरफ्तारियों से खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही सोचती है। उन्होंने भी ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले की हत्या की निंदा करते हुए कहा, 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लेना और 2 कथित उग्रवादियों के परिवारों के घरों को ध्वस्त करना सामूहिक दंड जैसा कदम है जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मित्रों, जिस आतंकी की पहलगाम अटैक में भूमिका है, महबूबा मुफ्ती तो उसे आतंकवादी भी नहीं कहना चाहती। उनकी नजर में जिनका घर गिरा वो कथित उग्रवादी हैं। महबूबा की बातों से भी लग रहा है कि वो सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से बहुत खुश नहीं है। उनको आतंकवादियों के मददगारों पर एक्शन अच्छा नहीं लग रहा है। मित्रों, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कुछ भी कहें, लेकिन अनंतनाग में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए आशिक हुसैन कुरैशी के हत्यारों की तलाश जारी है और जो आतंकवादियों के मददगार होंगे उनके घर पर भी धमाके उससे करके उड़ाए जाएंगे, ये भी तय है। आज आपको जानना चाहिए कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों को गिराए जाने की शुरुआत कहां से हुई और इसका आतंकवादियों पर क्या असर पड़ा। 1990 के दशक में सुरक्षा बल आतंकवादियों के छिपे होने पर घर को घेर कर फायरिंग करते थे, ग्रेनेड और लॉन्चर से हमला करते थे और ऐसे में आतंकवादियों के मकान मुठभेड़ के दौरान मलबे में तब्दील हो जाते थे। 2000 से 2018 तक आपने कई बार देखा होगा जब आतंकी किसी घर में छिपे होते थे उसे विस्फोटकों से उड़ाना आम बात थी। यानी आतंकी को किसी घर से निकालना मुश्किल हो तो सुरक्षा बल पूरे घर को उड़ा दिया करते थे। उस समय घर इसलिए नहीं उड़ाया जाता था कि वो किसी आतंकी का अपना घर है, बल्कि धमाका इसलिए होता था क्योंकि आतंकी उस घर को छिपने या फिर सुरक्षा बलों पर हमले के लिए इस्तेमाल उसको कर रहा होता था। लेकिन 2019 के बाद सुरक्षा बलों के लिए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आसान हो गया। 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सीधे आतंकवादियों के घरों को निशाना बनाना शुरू किया। तब 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने लगभग 10 आतंकवादियों के घर आईईडी धमाके या बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए थे। मित्रों, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों के घरों पर कार्रवाई से आतंकी बनने की कीमत बढ़ती है और इस एक्शन से आतंकवादियों की संभावित भर्ती में कमी आ रही है। इसके अलावा संपत्ति पर कार्रवाई की आशंका के कारण परिवार अपने सदस्यों को आतंकवाद की राह पर जाने से रोकने का अधिक प्रयास कर रहे हैं, जिससे युवाओं को भड़काना या भटकाना मुश्किल होता है। अब हम अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान और उनके समर्थकों के पहले हमले का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, 22 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु डील हुई और 24 घंटे के अंदर ही लाल सागर में सऊदी अरब के 2 जहाजों पर हमला हो गया। ये दोनों जहाज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर निकले थे। सऊदी अरब के जीजान बंदरगाह से निकलते ही एक जहाज पर क्रूज मिसाइल दागी गई, दूसरे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। दोनों ही जहाजों में हमलों के बाद आग लग गई। सऊदी अरब की बंदरगाह अथॉरिटी के मुताबिक जहाजों पर सवार नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन हमलों के बाद बाकी जहाजों ने आगे बढ़ना रोक दिया। लाल सागर में जहाजों पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती गुट ने ली है। हूती गुट के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमला नौसैनिक घेराबंदी के उल्लंघन के जवाब में दिया गया है। दरअसल 16 तारीख को ईरान ने हूती लड़ाकों को लाल सागर की घेराबंदी करने के लिए कहा था। 21 जुलाई को हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया था कि लाल सागर से कोई जहाज नहीं निकलेगा। जब सऊदी अरब से जुड़े जहाजों ने निकलने की कोशिश की तो उनके ऊपर हूती लड़ाकों ने हमला कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी समझौते के बाद यह पहली बार है जब सऊदी अरब के जहाजों पर हमला हुआ है। हॉर्मुज पहले से बंद है। अब लाल सागर में भी जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लग गए हैं और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। 15 जुलाई को जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू किए थे तब कच्चे तेल का दाम तकरीबन $84 प्रति बैरल पर पहुंच गया था।
20 जुलाई से अमेरिका ने ईरान के पुल और बिजली संयंत्रों के नेटवर्क पर बमबारी शुरू की थी। 20 जुलाई को कच्चे तेल का दाम $89 प्रति बैरल पहुंच गया। 21 जुलाई को कच्चा तेल $91 प्रति बैरल पर बंद हुआ। 22 जुलाई को तेल का दाम $94 से $95 के बीच था और हूती आतंकवादियों के हमले के बाद कच्चे तेल का दाम $97 से $98 के बीच पहुंच गया है। आज दिन में एक बार फिर कच्चे तेल के दाम ने $100 का आंकड़ा भी छुआ था। यानी 8 दिनों के अंदर कच्चे तेल की कीमत तकरीबन $14 प्रति बैरल बढ़ गई है। नए हमलों की वजह से तेल के दाम में तकरीबन 17% की बढ़ोतरी हुई है। 17% का यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अब तेल की सप्लाई या कीमत का असर आम उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है। फरवरी 2026 यानी जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, तब से सऊदी अरब ही मिडिल ईस्ट में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ था। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल बंदरगाहों तक आता था, फिर बाब अल मंदेब से लाल सागर होता हुआ आगे बढ़ जाता था। अब सऊदी अरब के जहाजों पर ही हमले शुरू हो गए हैं, तो तेल के दाम में बढ़ोतरी होना तय है। प्रसिद्ध वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैच ने इस संकट को लेकर एक आंकलन भी जारी किया है। गोल्डमैन सैच का अनुमान है कि अगर लाल सागर का सप्लाई रूट पूरी तरह बंद हो गया तो सितंबर तक कच्चे तेल का दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। यानी अगले 2 महीनों में कच्चे तेल का दाम 62% तक बढ़ सकता है। ईरान युद्ध के दौरान तेल $126 तक पहुंच गया था। अगर यह आंकलन सही साबित हुआ तो दोबारा बड़ा संकट खड़ा होगा। आंकलन में यह भी कहा गया है कि अस्थायी समझौते की वजह से तेल कंपनियों ने नुकसान की जो रिकवरी की थी, वो भी लाल सागर के संकट से प्रभावित होगी। यानी दुनिया भर की तेल कंपनियों को अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये दोनों तथ्य बताते हैं कि तेल के उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। डीएनए में अब आज का संदेश, यदि ऊंची उड़ान भरनी है तो अचीवमेंट सेव मत कीजिए, उसे अपग्रेड करते रहिए।